और हिंदुत्व का मुद्दा जो है ये इस समय पूरे महाराष्ट्र में छाया हुआ है। इस समय की हालात तो देख रहे हैं, बांग्लादेश की क्या हालत हुई, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मतलब ये लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे मतलब क्या क्या जुल्म कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, वो तो आप देख ही रहे हैं। किसी का गला काट रहे हैं, किसी का कत्ल कर रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। और इसमें मुस्लिम बढ़ गए। मुस्लिम का बट मुस्लिम तो महाविकास आघाड़ी के साथ एकदम इंटैक्ट है। आप किसी को भी खड़ा कर दो महाविकास आघाड़ी के टिकट पे वो जीत जाएगा। वो एक तरफ चले गए और दूसरा प्रत्याशी भी कई थे। नहीं, महाविकास आघाड़ी ने लोगों को गुमराह किया संविधान के बारे में। वास्तविकता ये बात नहीं है, बराबर ना। संविधान के मुद्दे पर उन्होंने लोगों को गुमराह किया। सारे चेंजेस किए गए हैं। जो बाबा साहब का संविधान था उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड बाद में बनाया गया। दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं था संविधान में, ये भी कांग्रेस के सरकार में बना है। बाद में अल्पसंख्यक बोर्ड नहीं था, वो भी संविधान में बना है। संविधान जो पहले था बाबा साहब का, उसके संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए कांग्रेस सरकार ने। 20 से 22 करोड़ थी, आज इनकी संख्या कहाँ पे पहुँच गई है। इसलिए इनसे सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं को है। आप 2014 के पहले का आप लिस्ट उठा के देखो, हिंदुओं के लिए क्या किया गया है और मुसलमानों के लिए क्या किया गया है, मस्जिदों के लिए क्या किया गया है और मंदिरों के लिए क्या किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया। तो ये सब होने के बाद तो मोदी जी को 400 सीट आ जानी चाहिए थी। वहाँ की जो बातें हैं, इसीलिए जब ये सब रिजल्ट हम लोग के सामने आया कि भाई जहाँ मोदी जी सब कुछ बनाते हुए भी वो भी हम भी मानते हैं कि मुश्किल, तभी तो ये बात आई कि कहीं ना कहीं हम लोगों में जो दलित समाज जो बंटवारा आया, मोदी जी का और कुछ कहना नहीं है। हम मुसलमान के साथ भी है, मुसलमान भी, लेकिन कोई जो संविधान है उस पर क्यों नहीं चलते। तो वो भारत का ही कानून होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अब कुछ ही दिन में होने वाले हैं। 20 तारीख को मतदान होंगे, 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में पब्लिक का मूड क्या है, किस तरह से चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कल्याण की जनता है। हम पहले आपको दिखा दें कि कल्याण की जनता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनसे आज हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस चुनाव को देख रहे हैं, किस तरह से चुनावी नतीजे जो है वो आ सकते हैं और किस तरह से जो सारी चीज़ें महाराष्ट्र में हुई है उसका असर हमें देखने मिल सकता है। बात करेंगे, हमारे साथ एक एक हैं यहाँ के कल्याण के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए सबसे पहले कि क्या सोचकर वोट दिया जा रहा है। नहीं, विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट दे रहे हैं। जो कल्याण का विकास हुआ, सिटी पार्क है, यहाँ के पश्चिम जो मतदार संघ है, ये मतदार संघ में बाहर के लोग यहाँ आ चुके हैं। उनकी जो सेवा है, इसके पहले के जो विधायक थे, जो आमदार थे, उन्होंने बढ़िया काम किया है। उस विकास के मुद्दे पर हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे, क्या सिर्फ विकास ही मुद्दा इसमें आप देख रहे हैं या फिर जिस तरह से पूरे राज्य में इस बार देखा जा रहा है कि पार्टी को तोड़ी गई, पार्टी के सेंटिमेंट के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन सुनिए कि देखिए, जो महाराष्ट्र शासन में जो मुख्यमंत्री है, हम लोग का गठबंधन है उनके साथ। उन्होंने जो महाराष्ट्र में इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम नहीं किया है, लेकिन ये मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, लाडली बहन योजना हुआ, युवा विकास हुआ, जो युवाओं को अच्छा स्किल डेवलपमेंट का काम देने का कोशिश किया, और जो कंपनियां थी वो कंपनियां लाने की यहाँ पे उन लोगों ने कोशिश की। लाड़की बहन जैसी योजना आज तक किसी ने यहाँ पे किया नहीं, लेकिन ये सरकार ने किया है। सब लोग खुश है, अच्छी बात है, सबको पैसा मिल रहा है और विकास हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है और विकास ही मुद्दा हमारे सामने है। इसके पहले के आमदार ने अच्छा विकास किया है, इसके मुद्दे पर हम लोग काम वोट देंगे उनको। ये जो अभी सर ने बोला है कि रणदीप जी ने कि मतदान जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि पैसे देकर जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। तो पैसे देना कहीं ना कहीं ब्राइब नहीं लगता है? ऐसा पैसा देना, ये तो किसी ने भी ऐसा सामने नहीं है कि किसने पैसा दिया और क्या दिया है। सब जो वोट कर रहे हैं, जो भी लोग वोट करेंगे,
वो तो एक तो विकास पे वोट करेंगे और हमारा मेन मुद्दा है हिंदुत्व, हम हिंदुत्व पे ही वोट करेंगे। लेकिन आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और योगी जी बटेंगे तो कटेंगे के नारे दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से ले रहे हैं, कितना असर हो रहा है इस नारे का? अभी जो आप बोल रहे हैं जिस पे हम यहाँ बांग्लादेश पे चले जाए, बांग्लादेश में हमारा हिंदू का क्या हालत हुआ है, और जब भी बांग्लादेश में जब हिंदू इकट्ठे हुए तो बांग्लादेश में उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है। तो इसीलिए योगी जी भी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, हमको बटना नहीं है, हमको एक साथ होके वोट करना है। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र तिवारी। तिवारी जी, जब आप यहाँ पर वोट देने निकलेंगे, आप कल्याण में काफ़ी वक्त से रहते रहेंगे, तो क्या सोच कर वोट दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा है, क्या माहौल है? देखिए, मुद्दा यहाँ पे एक ही है, एक तो विकास का मुद्दा है और दूसरा हिंदुत्व का मुद्दा है। और हिंदुत्व का मुद्दा जो है ये इस समय पूरे महाराष्ट्र में छाया हुआ है, और ये जो युक्ति है ये हिंदुत्व के साथ है, इसलिए हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे पे ही वोटिंग करेंगे। और विश्वनाथ जी भोईर हमारे जो है यहाँ के एमएलए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। और मेन मुद्दा हमारा जो है वो हिंदुत्व का है, और यहाँ पे काफ़ी विकास भी किए हैं, और हिंदुत्व के मुद्दे पे ही हम वोटिंग करेंगे। जब हिंदुत्व के मुद्दे की आप बात करते हैं तो क्या देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, और बना नहीं बन रहा है, इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादातर हिंदुत्व के मुद्दे पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहती है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, सेक्युलर देश क्यों नहीं होना चाहिए? आप इस समय की हालात तो देख रहे हैं, बांग्लादेश की क्या हालत हुई, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मतलब ये लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे मतलब क्या क्या जुल्म कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, वो तो आप देख ही रहे हैं। किसी का गला काट रहे हैं, किसी का कत्ल कर रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो इस समय हमें इकट्ठा होकर काम करना है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि गौ रक्षा के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर कई मुसलमानों को ज़बरदस्ती टारगेट भी किया जा रहा है, ऐसी भी चीज़ें देखने मिल रही, खबरें आ रही है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। एनसीआरबी के डेटा है, जो सरकारी डेटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सरकारी डेटा कहीं न कहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब ये आपकी सरकार गलत डेटा दे रही है कि मुसलमान ज़्यादा मारे जा रहे हैं? हाँ? मतलब आपकी ही सरकार गलत डेटा दे रही है कि मुसलमान ज़्यादा मारे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या मौसम बन रहा है कल्याण में? नहीं, यहाँ का माहौल तो भाजपा का ही है। हम लोग हिंदू के नाम पर वोट कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी है कल्याण, ये विकास किया, सरकार विकास किया है, स्मार्ट सिटी बनाया है कल्याण को, हम इनको ही वोट देंगे, भाजपा से। कल्याण स्मार्ट सिटी बन चुका है? हाँ, बन चुका है। कहाँ, क्या स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है? जो सब कुछ मिले, पानी, लाइट सुविधा, रोड, सब कुछ बढ़िया, सिटी पार्क मिले हैं। मिले, ये तो एक आम सिटी की जरूरत होती है, स्मार्ट सिटी की जरूरत क्या है? लेकिन जो और उससे अच्छा सुविधा हमको मिल रहा है, मिलने के प्रयास हो रहा है, सरकार कर रहा है। और यहाँ का सब एमएलए भी भाजपा का, ये सब काम कर रहे हैं हमारे ऊपर विकास के लिए, इसलिए हम लोग उसको वोट देंगे। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? त्रिपाठी जी, क्या मुद्दा आप देख रहे हैं? अगर देखा जाए तो शिवसेना को आप बोल रहे हैं कि, आप लोग बोल रहे हैं कि वोट दिया जाएगा, महायुति को वोट दिया जाएगा, और ये इलाका शिवसेना का ही गढ़ रहा है। तो ऐसे में पार्टियां टूट गई है, जैसे शिवसेना तोड़ दी गई, क्या आप देखते हैं उसको, सही हुआ, गलत हुआ? सही हुआ है, हिंदुत्व के मुद्दे पे सब लोग वोट देंगे, और विकास हो रहा है कल्याण में, बहुत डेवलप हुआ ये 2.5 सालों में, जो कि पहले रुका हुआ था। पिछले 2.5 साल में यहाँ पे जो सरकारें थी उनके निधि से कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन जो 2.5 साल शिंदे साहब की सरकार आई, हमारे फडणवीस साहब की सरकार आई, उसमें बहुत विकास हुआ। तो हिंदुत्व के मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे, और हमारे आमदार विश्वनाथ भोईर साहब हैं, उनको हम भारी से भारी मतों से विजय दिलाएंगे। मिश्रा जी, आप बताइए कि क्या काम हुआ है पिछले 2.5 सालों में कल्याण में, जैसे कि आपके सभी साथी बता रहे हैं? पहले तो सबको जय श्री राम। आप जैसे बोल रहे विकास का काम, सर मैं आपसे पूछूंगा क्या नहीं हुआ है? मेरे ख्याल से सारे काम हुए हैं। यहाँ पे अब दुर्गाड़ी किला बड़े नज़दीक में ही है, पहले वहाँ पे एक ही ब्रिज बना था सर, और हम जहाँ तक जानते हैं कि भाजपा और महायुति के सरकार में ही दूसरा भी उसका
ब्रिज बना ताकि गाड़ियां जो है दोनों तरफ से आ सके। बाकी रही जो विकास काम चल रहे हैं वो धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ेगा, जैसे स्मार्ट सिटी और भी जो बीच बीच में के बदलाव हैं, ये सब चीज़ें विकास के रूप में देखा जा रहा है। और सरकार ने यहाँ तक भी देखा है कि जो बहन योजना का जो प्रकल्प चालू किया, ये सब किया, इससे लोगों में सब में जागृत है। लेकिन आप जो ये ब्रिज की बात कर रहे हैं, जो आदर दुर्गाड़ी की ब्रिज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिज तो मेरे ख्याल से बना है जब महाविकास आघाड़ी की सरकार। नहीं सर, नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं वो आज करीबन 10 साल से तो बीजेपी की ही सरकार थी, और उसके पहले का अगर आप सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं थी, शिवसेना भी थी, उसके अंदर उद्धव ठाकरे भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सर करते थे, लेकिन जो विकास कागजों पे तो नहीं होता ना सर, वो दिखाई भी दे तो हमको जो दिखाई देगा, हम पब्लिक क्या देखते हैं, कागज नहीं ना देखने आते। जैसे आपने कहा कि जो गवर्नमेंट का सरकार है उस पे कहा, लेकिन जो दिख रहा है हम उसी को मानेंगे सरकार। तो हमने ये देखा कि जब कपिल पाटिल साहब के समय से आज वो 10 साल से थे, तो वो विकास काम तेजी से बढ़ा है। लेकिन वो हार क्यों गए फिर? विकास काम अगर अच्छा किया है तो वो हार क्यों गए? वही जीतना चाहिए फिर। बिल्कुल जीतना चाहिए था, बिल्कुल जीतना चाहिए था। हमको भी कभी कभी सोच में आ जाता है कि जो मोदी जी कहते हैं कि कटो के बटो के, यह नारा है, उसमें हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी इसको जो कानून था, क्या नाम उसका, नहीं टिबल यूनिवर्सल सिविल कोर्ट हो गया, और ये सब चीज़ों को जो समझाना था जो है, वो कहीं ना कहीं सरकार और या हम का जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं रह गए, लोगों में थोड़ी सी है। ये अभी बोले कि लोग बढ़ गए, मिश्रा जी बोले कि लोग बढ़ गए और इसकी वजह से कपिल पाटिल हार गए, तो कौन बटा? हिंदू बढ़ गए? नहीं, केवल इसमें मुस्लिम बढ़ गए। मुस्लिम कहाँ बटे? मुस्लिम तो महाविकास आघाड़ी के साथ एकदम इंटैक्ट है। आप किसी को भी खड़ा कर दो महाविकास आघाड़ी के टिकट पे, वो जीत जाएगा। वो एक तरफ चले गए और दूसरा प्रत्याशी भी कई थे, इसमें भी विभाजन हुआ वोटों का, और कुछ पैसा भी चला, जो कि हम लोगों की पार्टी ने ऐसा किया नहीं। महाविकास आघाड़ी के किसी प्रत्याशी ने पैसा नहीं बांटा। अभी कुछ दिनों पहले 2.5 करोड़ रुपए एक गाड़ी में से मिले, तो वो कहा जा रहा था कि बीजेपी के नेता के पैसे। नहीं, नेता कोई पैसा लेके नहीं घूमता है, ऐसा वो किसी व्यापारी का रहा होगा। अच्छा, नेता पैसा लेके नहीं घूमता। अच्छा, नेता पैसा नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। रणधीवे जी के पास मैं वापस आऊंगा। रणधीवे जी, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी चीजों पर बात हो रही है, आप कितना मानते हैं बटेंगे तो कटेंगे? और ये पिछले चुनाव में एक चीज देखी थी कि कांग्रेस ने बोला था कि ये बीजेपी 400 सीट लेकर आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। मैंने आपको काफी टाइम से देखा है, आप SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो जब संविधान बदलने की बात होती है तो आपको कितना लगता है? नहीं, ये सारी अफवाह है, और अफवाह के जो अभी लोकसभा में उन लोगों ने जो मुद्दा लिया संविधान बदलने का, ऐसी बात नहीं है। मोदी साहब ने पहले ही बोला, आपने देखा होगा मोदी साहब ने जब शपथ ली हाउस में, तभी पहले संविधान को नतमस्तक होके उन्होंने सब शपथ। लेकिन वो तो चुनाव के नतीजों के आने के बाद वो झुके। 2019 में जब चुनाव के फैसले आए थे, मोदी जी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने के काबिल थे, तो मोदी जी संविधान के सामने झुके नहीं थे। आप 2019 की भी अगर तस्वीर देख लें, 2024 में वो संविधान के सामने झुके हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, महाविकास आघाड़ी ने लोगों को गुमराह किया संविधान के बारे में। वास्तविकता ये बात नहीं है, बराबर ना? संविधान के मुद्दे पर उन्होंने लोगों को गुमराह किया। 200 ये जो सीट जो कम हो गई थी, वो मुद्दे की वजह से हुई थी कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को बहाल किया है, बनाया है, और लोगों को महाविकास आघाड़ी ने गुमराह किया है कि भाई अभी संविधान बदलने वाले हैं, अभी ये सब लोग चुन के आने वाले हैं। इसलिए सेकुलर मुद्दा जो आया है, ये सेकुलर वालों ने उनको सही ढंग से देखा नहीं कि भाई सही बात है या झूठ बात है, वो तो देखा नहीं, और खाली यही बात उठाया कि संविधान बदलने वाला है। लेकिन संविधान कोई बदल नहीं सकता। इसके पहले भी बताया मोदी साहब ने, आठवले साहब ने भी बताया है, मुख्यमंत्री ने भी बताया है। कल्याण में जो सभा हुई, विश्वनाथ जो आमदार है, उम्मीदवार है यहाँ के, उनकी सभा में भी बताया है कि उस संविधान कोई बदल नहीं सकता और ना बदलेगा।
संविधान है और संविधान के ही मुताबिक सरकार चलती है। इस बात को आप लेके चलना चाहिए। जी, तो मतलब संविधान जो है वो कोई बदल नहीं सकता, ये आप सभी लोग मान सकते हैं। आप भी मानते हैं? संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जो बाबा साहब का संविधान था उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड बाद में बनाया गया। दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं था संविधान में, ये भी कांग्रेस के सरकार में बना है। बाद में अल्पसंख्यक बोर्ड नहीं था, वो भी संविधान में बना है। संविधान जो पहले था बाबा साहब का, उसके संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए कांग्रेस सरकार ने। हाँ, तो अमेंडमेंट तो होना चाहिए ना, अमेंडमेंट तो अच्छे के लिए होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना के लिए अमेंडमेंट कैसा हो सकता है? अच्छा, हाँ, बाकी दूसरे धर्म के लिए क्या अमेंडमेंट किया है? खाली मुस्लिमों के लिए अमेंडमेंट किया गया है। मतलब कांग्रेस मुस्लिमों के लिए काम करती उनके लिए काम करती है। तो फिर सीधा सीधा मुस्लिम। जैसे रणधीर सर ने बोला कि संविधान कोई नहीं बदल सकता, सबको जरा एक बार पीछे हो जाओ, पैन करके दिखाओ। इस सवाल मेरा सभी से रहेगा कि जो अभी रणधीर सर ने कहा कि संविधान कोई बदल नहीं सकता है ना, कोई बदल नहीं सकता संविधान, तो सेक्युलर हमारा संविधान जो है वो हमारे देश को एक सेक्युलर देश बनाता है। तो वैसे में आप सभी लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर सेक्युलर देश रहेगा कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र कौन बोलता है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ही है ये। जब भी देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पे ही विभाजन हुआ। बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने तो बोला था कि मुस्लिम समाज ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लिखा हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि उनका एक वाक्य है कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था तो उसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमें मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए। इस तरह की बयान लिखित तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। और ये आप कब बोल रहे हैं कि कब उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अभिश्राप है, ये सारी चीज़ें, ये मुझे नहीं लगता है। नहीं है ना, ये कौन से कॉपी में, ये मुझे नहीं पता। अगर रहेगी तो मैं उसको रिफर करना चाहूँगा। ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड तो नहीं सुना? नहीं फॉरवर्डेड नहीं, मेरे पास एक बुक है ऑलरेडी, उसमें है। अभी तो मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि था एक इसमें वर्ड में कि मुस्लिम जो है, अभी भारत की विभाजन क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, भारत पानी क्यों हुआ? हिंदू और मुसलमान नहीं, बल्कि 2 स्टेट थ्योरी जो थी, जिन्होंने ने कहा कि उन्हें अलग नेशन चाहिए, तो वो विभाजन का कारण वही था ना, अलग स्टेट चाहिए। लेकिन अलग स्टेट तो उस वक्त आया जब ये कहा गया कि जिन्ना को पीएम नहीं बनने का मौका दिया जा रहा है, तब जाकर जिन्ना ने अलग स्टेट की बात कही थी। तो खुद पीएम बनने के लिए अलग स्टेट बना देंगे। अभी मैं भी बोलेगा मुझे इधर का पीएम बनना है तो मैं तोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। हाँ लेकिन उस वक्त तो टूटा ना, हाँ, उस वक्त तो टूटा क्यों, ना। किस रीजन से टूटा? तो उस वक्त मुझे ये बताइए, जब देश आज़ाद हुआ, देश 2 बने, तो उस वक्त मुसलमानों को फिर क्यों नहीं भेजा गया? बिल्कुल भेजना चाहिए था, और इसीलिए 2 राष्ट्र बनाए गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो इनको जाना चाहिए था ना, जब जिन्ना ने अपना अलग राज्य बनाया तो मुस्लिमों को अपने साथ लेके जाना चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं लेके गए? और ये कल इनकी संख्या जो है 20 से 22 करोड़ थी, आज इनकी संख्या कहाँ पे पहुँच गई है। इसलिए इनसे सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं को है। किस तरह से, मैं ये समझना चाहूँगा, ये मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा किस तरह से, ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझा है। कौन आप लोगों में से समझा पाएगा? मतलब ये आबादी बढ़ जाएगी, उनकी डबल हो जाएगी, ये कंसेप्ट कोई मुझे समझा पाएगा किस तरह से? जब वो एक है ना, तो वहाँ भाईचारा बना कर रखेंगे, जहाँ 10 है वहाँ हमको दबा कर रखेंगे। अच्छा, ये हो रहा है ना। हिंदू दब क्यों रहा है? हिंदू में क्या एकता नहीं है, इसके लिए क्यों नहीं है एकता? कारण क्या है? एकता हो ही नहीं रहा है। मियाँ के मुसलमान में एकता है, उन लोग के धर्म के नाम पर हो रहा है, हम लोग धर्म के नाम पर नहीं है, हम नाम पर बटे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत में हिंदुओं का ही राज चलने वाला है। और वो लोग कितना भी बोले कि भाई समझो ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, हम लोगों को जो भी मतलब उल्टा सीधा जो भी समझ रहे होंगे, ये गलत है। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हमारे हिसाब से। तो मोदी साहब को भी इसी पे काम करना चाहिए। मोदी साहब और आरएसएस तो काफी लंबे समय से काम कर ही रहा है, बार बार तो हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है। हम सबको भी एक रहना चाहिए, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा मोदी जी ने दिया, एकदम करेक्ट दिया है। दूसरी बात क्या है, उन लोगों के समझो मुस्लिम लोगों के मन में
अपने प्रति हमेशा दुर्भाव रहता है, ये भी एक गलत है। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हम सबको मिल के एक रहना चाहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन जब आप बोलते हैं कि सभी हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, तो मैं कई सारी खबरें हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें ये देखा जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो दलितों को चप्पल पहनने पर, जूता पहनने पर, शादियों में घोड़ी पर चढ़ने पर, पिछले 2 साल पहले की या 1 साल पहले की ऐसी खबर है कि राजस्थान में एक दलित समुदाय का लड़का घोड़ी चढ़ गया, शादी में बैठा, जूती पहन लिया, तो उसको वहाँ के जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोगों ने मारा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ये खबरें आती हैं कि तो किस तरह से हिंदू एक कैसे होगा? ये सब चीजें अफवाह है, ऐसा नहीं लिखित नहीं FIR दर्ज है। देखिए कैसा होता है, कभी कभी क्या है ना, कोई समुदाय को मतलब समझो ये उनका नाम खराब करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, तो बाकी ऐसा हम नहीं, लेकिन FIR रजिस्टर्ड होती है, आपकी सरकार FIR रजिस्टर्ड। हम हिंदुओं में दुर्भाव रहता ही नहीं है। तो हाँ, तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई ठीक है, अपना भारत हिंदू राष्ट्र देश है, हिंदुओं के लिए हम लोग एक है और हम लोगों के अंदर दुर्भाव नहीं रहता है। ये कैसा एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जाता है, दूसरी सरकार, ये सरकार, वो वहाँ के ऐसा लोग, ऐसा हम लोगों के अंदर दुर्भाव नहीं रहता है। हम लोग ऐसा गलत है, अफवाह है। मिश्रा जी, कौन सी पार्टी जो है वो लड़ाती है, कौन सी पार्टी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है? कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस खेलती है, तो मुझे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तो इस तरह के बयान बहुत कम सुनाई देते हैं। आपके पार्टी के नेता भी कहते हैं। आप ये समझो कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में आप 2014 के पहले का आप लिस्ट उठा के देखो, हिंदुओं के लिए क्या किया गया है और मुसलमानों के लिए क्या किया गया है। क्या किया गया? मस्जिदों के लिए क्या किया गया है और मंदिरों के लिए क्या किया गया है। 2014 के बाद जो भी हमारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं, लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ पे बड़ी मंदिर है, यहाँ पे मोदी साहब वो कॉरिडोर बनाए, राम मंदिर बनाए, विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाए, हमारे मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर का कॉरिडोर बनाए। आपका यही दूर मत लेके जाओ, अंबरनाथ में भी शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाने की तैयारी चालू है। तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले, अपने हिंदुओं को, धर्म को आगे बढ़ाने वाले ये मोदी साहब है, जो कि 2014 के बाद बहुत तेजी से काम किया उन्होंने। जैसे कि मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया। तो ये सब होने के बाद तो मोदी जी को 400 सीट आ जानी चाहिए थी। अयोध्या की सीट क्यों हार गए? देखो, अयोध्या का सीट हारना, या फिर उधर के हिंदुओं ने गद्दारी कर दी? नहीं, हिंदुओं का गद्दारी मतलब हम ये मानते हैं, तो इसीलिए तो कहा कि जो कठोर, मंदिर बना दी। नहीं, बिल्कुल तो आप एक छत्र राज होना चाहिए। वहाँ की जो बातें हैं, इसीलिए जब ये सब रिजल्ट हम लोग के सामने आया कि भाई जहाँ मोदी जी सब कुछ बनाते हुए भी वो भी हम भी मानते हैं कि मुश्किल, तभी तो ये बात आई कि कहीं ना कहीं हम लोगों में जो दलित समाज, ये समाज जो बंटवारा आया, मोदी जी का और कुछ कहना नहीं है। हम मुसलमान के साथ भी है, मुसलमान भी, लेकिन कोई जो संविधान है उस पर क्यों नहीं चलते? हमको बताइए ना कि नहीं चल रहा है संविधान में, कौन नहीं चल रहा? सब संविधान में कहाँ चला जाता? आप एक बात बताइए कि नमाज पढ़िए ना, आपको कहाँ रोका जा रहा है? लेकिन आपने उसका एक स्थान बनाया ना, मस्जिद बनाई है, तो मस्जिद के अंदर पढ़िए। रोड पे पढ़ने के लिए आपको क्या, कौन से संविधान में लिखा गया है सरकार? तो फिर आपकी गवर्नमेंट है ना 15 साल से, वो क्यों नहीं हटा रही है? हरियाणा में तो मैंने देखा था कि वहाँ पर जो वहाँ के SDM से थे उन्होंने एक्शन लिया। सरकार एक्शन लेने के बाद भी, जो आप कह रहे हैं ना, ये लेने के बाद ही तभी तो ये सब दिख रहा है ना बदलाव। हमारा सरकार इन चीजों पे एक्शन ले रही है, इसके पहले नहीं ली जा रही थी, जो तब भी सरकार थी। अब हमको बताओ ना, कई चीज वक्फ बोर्ड का जो ये बना है, जो भी ये कानून बना है, ये किस लिए बना गया था? ये खास एकदम नहीं दिखाई देता थी, खास ये खाली मुसलमानों के लिए बना गया, जिद पे हाथ रख दो वो तुम्हारा। ये कहाँ का कानून है? आप हिंदू वक्फ बोर्ड भी बना दीजिए इसी तरह। हमारे यहाँ भी जो है ना, कमजोर लोग हैं, कम पैसे वाले हैं, उनको भी सराहना मिलना चाहिए। हम किसी से लड़ नहीं रहे, हमारा अधिकार है। हम जैसे पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, ऐसे कई है, वैसे हम क्या नहीं चाहते? हमारी भी भावना है कि हमारा ये हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बने जहाँ पे हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ मुसलमान ना रहे। ये हमारा कतई ऐसा सोच नहीं है, लेकिन जो रहे वो हमको सम्मान दे, हम उनको सम्मान दें। ये क्या बात है?
तो आपको सम्मान कौन नहीं देता है? यहाँ की जो पहले की सरकार थी, अब जाता ये जहाँ हम पूजा पाठ करने जाते हैं वहाँ पे हमको रोक लगाया जाता है तमाम तरीके से। कहाँ पर आपको रोक लगा? अभी देखिए छठ पूजा करने जाओ आपको तमाम कानून आपके पास रहता है, ये कीजिए ये परमिशन लाई। अभी हमने कुछ दिन पहले छठ पूजा की थी, ये हम अपनी बीती बता रहे हैं। तो हमने कानून के संविधान को माना, जितने उनको पुलिस परमिशन चाहिए, हमको रोड का परमिशन, सारे परमिशन हमने लेके आए दिए। क्या इसी तरह परमिशन उनको निकालना पड़ता है? जब बकरा कटता है तो उनके लिए भी रहो कि ये जो चीजें सार्वजनिक की छोटे बच्चे देख के डर जाते हैं, ये इसलिए नहीं रोक दिया जाता कि वो बकरे काटते हैं। उनके में अगर संविधान है तो वो ऐसी जगह काटे कि ताकि दूसरों को उसका तकलीफ ना हो। वो तकलीफ होगा तो जो जिसको तकलीफ होगा उसको, छोटी सी बात है, यह कोई तम्बाकू खा रहा है उसके बगल में जो नहीं खाता उसको तकलीफ होगा, वो रोकेगा। वो ये नहीं देखता तब वो हिंदू या मुसलमान, हमको जिससे तकलीफ होगा हिंदू उसको रोकना अगर गलत है तो इसको गलत ही मानिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह से संविधान हमारा होना चाहिए और जो सरकार हिंदू के हमारे रक्षा के हिसाब से बात करेगा वो हम उनके हिसाब पे वोट देंगे। आपको लगता है हिंदुओं की रक्षा किस तरह से होगी? हिंदुओं की रक्षा अभी हो रही है, चालू हो गया है। 2014 से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं देश में। अभी देखिए हमारे एकनाथ शिंदे जी ने गौ रक्षा का कानून बना दिया, राज्य माता का दर्जा दे दिया। इसके लिए हम लोगों को अभी विश्वनाथ दादा को वोट देना है। कारण क्या है? यही है, पिछले टाइम भी वो थे, अभी फिर से आएंगे। कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। गौ हमारी माता है, आज उन्होंने दिया है, कल देश के और भी मुख्यमंत्री लोग देंगे ही। कहाँ जाएंगे? सब देंगे। भारत में पहला ऐसा स्टेट है, राज्य है, जो कि शिंदे साहब ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो हम सब शिंदे साहब के साथ में हैं और धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे, विकास के नाम पे हम सब लोग केवल महायुति को वोट देंगे, शिंदे साहब को जिताएंगे। शिंदे साहब के उम्मीदवार, अपने महायुति के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार, आरपीआई, राष्ट्रवादी और शिवसेना शिंदेगढ़ के उम्मीदवार माननीय श्री विश्वनाथ भोईर साहब को हम लोग भारी से भारी मतों से विजयी दिलाएंगे। दूसरी बात, आपने शोले पिक्चर देखा होगा। शोले पिक्चर में एक गांव था, वो गांव में बिजली नहीं था, वहाँ पे लालटेन जलाते थे रात को और फिर बुझा देते थे। जैसे ही सुबह होता था वैसे ही नमाज शुरू हो जाता था और नमाज के भोंगे जो है आवाज़ आने शुरू हो जाते थे। आप सोचो कि वो गांव में बिजली का तकलीफ था, लेकिन दूसरे जहां इनकी कम्युनिटी थी वहां पे बिजली का व्यवस्था दिया गया था। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तो आप यही सोचो कि पिछले जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी 2014 के पहले, वो हिंदुओं के लिए उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं। उन्होंने मुस्लिम के लिए जो भी किया, जो भी उनको बढ़ावा दिया। तो हमारी बीजेपी की सरकार 2014 के बाद आई, हिंदू के धर्म को सब कुछ बढ़ावा दिया। तो हम लोग धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे हम लोग मोदी साहब के साथ हैं। और मोदी साहब को आने वाले टाइम पे अगर मोदी साहब और एज कम होता ना, तो कम से कम मोदी साहब को हम लोग 50 बना देते। 50 साल हम लोग उनको प्रधानमंत्री के पद, नहीं 50 साल हम लोग कम से कम मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते थे। मुझे एक बात बताइए, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया, आपकी सरकार की तरफ से 2014 के बाद आप लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक आंकड़े मुझे काफ़ी परेशान कर देते हैं कि जो बीफ एक्सपोर्टर कंट्रीज में जब हमारे देश का जब नाम आता है, पूरे देश में, दुनिया में जब नाम आता है, तो हमारा जो देश है वो लीडिंग में देशों में से क्यों आता है? सरकार आपकी है, हिंदुत्ववादी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, गौ रक्षा, गौ माता, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो क्या कारण है कि हम लोग बीफ एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर कर रहे हैं? बीफ की जो बात आ रही है ना सर, हम लोग ने, आपने ये देखा हमारी सरकार बीफ की बात नहीं कर रही है। जो गौ हत्या हो रही है या जो ये हो रहा है, गाय की हत्या भी होती है उसमें। तो नहीं, आपकी सरकार कर रही है। योगी जी के उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी जी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं,
उनके स्टेट में सबसे ज्यादा कत्ल खाने हैं। वो इसीलिए ना कि वो अरे नहीं बंद करा दिया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं खुद जाकर आया था और जहां पर मैं गया था उन्नाव से थोड़ा आगे कानपुर के आसपास, वहां पर मैंने देखा था कि जो कत्ल खाना था वहां पे हर दिन एक कत्ल खाने में हर दिन नई करके 1500 गाय भैंस जो है वो काटी जा रही है। नहीं कत्ल खाने बिल्कुल भी अभी नहीं बंद करा दिया गया अभी। नहीं अभी सुनिए उन्होंने क्या बोला, सुनिए उन्होंने बोला जो रजिस्टर्ड है वही सिर्फ चालू रहेगा, बाकी जो इनलीगल है उन्होंने बंद करा। कैसे क्या लीगल गाय अगर माता है तो लीगल इलीगल कैसे क्या? नहीं गाय किधर कट रहा है, ये तो आपको है नहीं गलत है ये। एक बार आपको जाकर चेक करना चाहिए और उसके बाद मुझे लगता है कि ये सारी चीजें देना चाहिए। ये चीजें रुकी नहीं है। गाय तो वहाँ पे कोई काट नहीं सकता भाई, वो हमारे इंजीनियर साहब हैं उनको सफाया कर देंगे, लेकिन गाय वहाँ पे 8 साल का कचरा 5 साल में कैसा खत्म होएगा? चल रहा है कानून, होएगा वो भी सुधार। जी इधर आ जा जी। बफेलो का कटिंग चल रहा है, गाय बंद है। अच्छा, ये हिंदुत्व का मुद्दा आप कैसे देखते हैं? इस महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा कैसे? नहीं देखिए, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं रहना नहीं, देखो ये राष्ट्र में सब जाति धर्मों के लोग रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इन्होंने बताया कि अभी मुस्लिम भी रह सकता है, दलित भी रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं। सभी जो जात है, देखो पैदा जब इंसान होता है कोई जात नहीं होती है, वो जो पेट से बाहर आती है, जो धर्म में जो घर में वो पैदा होता है उसको फिर जात लगा दिया जाता है, लेकिन जो बाहर जब आता है तभी उसको जात लगा दिया जाता है, लेकिन उसके पहले तो उसको पता भी नहीं चलता कि पेट में कौन सी मेरी जात है। तो ऐसी बात नहीं है। मुद्दा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ही बंटवारा हुआ तभी बताया था, अगर मुस्लिम को उनको पाकिस्तान में अगर भेजना है तो उनके लैंड के साथ भेजिए। प्रॉब्लम ये हुआ है जब गांधी ने, जिन्होंने इन लोगों ने प्रॉब्लम ये क्रिएट किया, उनको भेज दिया, लेकिन उनको जो हक है लैंड नहीं दिया। लैंड नहीं देने की वजह से अभी बाउंड्री चढ़ रही है, और बाउंड्री पे जो झगड़े होते हैं वो लैंड की वजह से हो रहे हैं। बाबा साहब ने उसी टाइम बोला अगर उनको भेजना है तो उनके पूरे कानूनी बदलना चाहिए, उनका कानूनी अलग होना चाहिए, और ये अपना जो कानून है भारत का, वो भारत का ही कानून होना चाहिए। तो ये मेरा कहना है। ये जो पार्टी तोड़ी गई, अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, शिवसेना शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, तो ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जो एक राजनीतिक संस्कृति है, महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो बाकी पूरे देश के अगर मैक्सिमम राज्यों से बात करें तो काफ़ी एक संस्कृति रही है, महाराष्ट्र हमेशा से ही ऊपर रहा है। तो ऐसे स्टेट में पार्टी तोड़ देना, किसी की पार्टी छीन लेना, ये गलत बात नहीं है? नहीं देखिए, नहीं कैसा है, ये तो राजकारण है। राजकारण में अपना अपना हुकूमत बताने के लिए कोई भी आदमी कोशिश करता है, और इस तरीके से उन लोगों ने वो किया है। वो तो पॉलिटिक्स की बात है, वो तो सामाजिक बात नहीं हो सकती, वो तो राजकारण नहीं हो सकता है, वो तो सामाजिक बात नहीं है, ये तो राजकारण की बात होती है। और पार्टी तोड़ी बोलेगी तो नहीं तोड़ी गई है। ऐसा है कि कहीं न कहीं मोदी जी के काम से वो लोग प्रभावित होकर और खुद जो है ये पार्टी उन्होंने चेंज किया है और हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, और हमने उनकी पार्टी तोड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हिंदुत्व का मुद्दा आता है। हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे काम हुए हैं, जिसकी वजह से शिंदे ने, और वो आते समय उन्होंने बताया भी है कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब नहीं रही, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये श्रीकांत शिंदे साहब जो है अलग होके आए और हिंदुओं के ऊपर काम करना था, जिसकी वजह से वो मतलब इस पार्टी को ज्वाइन किया। और हम लोग तोड़े नहीं है, पार्टी तोड़ी नहीं गई है, वो खुद प्रभावित होकर आए हैं। और वही हाल अजीत दादा के साथ भी हुआ है, वो भी हिंदुओं मोदी जी के काम से प्रभावित होकर आए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी तोड़ी है, आपने ये सवाल किया। 2014 में जब भी शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, सीट किसकी ज़्यादा आई थी? बीजेपी की। बीजेपी ने अपना राज्यपाल ने बीजेपी को आमंत्रित किया था सरकार बनाने के लिए। वो टाइम में शरद पवार ने बाहर से समर्थन देने का आश्वासन दिया था बीजेपी को, तो बीजेपी ने सरकार बनाई। वो टाइम में शिवसेना खुद
बीजेपी के साथ में जुड़ के 5 साल उन्होंने राज किया, 5 साल मलाई खाई बीजेपी के साथ में। और 19 में तुम्हारी इतनी ताकत थी तो 19 में भी अलग लड़ने का था ना। 19 में साथ में लड़के फिर अच्छा समर्थन मिला, बीजेपी शिवसेना देख के लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद में गद्दारी किसने की? उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने गद्दारी की, और आज वो दूसरे लोगों को गद्दार बोलते हैं। पहले तो गद्दारी उन्होंने खुद की। लेकिन सरकार तो रात में मिलके सुबह सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बन गई थी। तो अगर लीगल तौर पर देखा जाए तो पहली गद्दारी तो वहां से शुरू होती है। सरकार बनाने में लेट हो रहा था, इसलिए अजीत पवार जी ने इन्होंने समर्थन दिया। ये उद्धव ठाकरे का इधर उधर जब भी चर्चा चल रहा था सरकार तोड़ने के लिए, तभी उन्होंने अलग से प्लान करके सरकार बनाई। अच्छा, मुझे आप सभी भाजपा और शिवसेना को वोट देना चाहते हैं। विश्वनाथ भोईर यहाँ से कैंडिडेट है। मैं ये सुनता था कि जब उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ अपना गठबंधन कर दिया, तो कई सारे जो बीजेपी के कांग्रेस के शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उनका ये कह रहा था कि ये अनहोली अलायंस है और हम जिस विचारधारा के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं उस विचारधारा के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर दिया। इसके वजह से फिर एकनाथ शिंदे अलग हुए। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व की विचारधारा के साथ, हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब 2022 में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं और ये कहते हैं कि हम जो हैं वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर रहना चाहते थे, हम कांग्रेस और एनसीपी जिसके खिलाफ हमारा हमेशा से ही लड़ाई रही है, हम उनके खिलाफ रहना चाहते थे। तो 2023 में जब अजीत पवार जो कि एनसीपी का ही एक धड़ा है, वो एकनाथ शिंदे के साथ आकर बाजू की कुर्सी पर बैठ जाता है, तब आप लोगों की हिंदुत्व की भावना को क्या हुआ? ये मैं मुझे काफ़ी जानना है कि क्यों इस भावना का असर क्यों नहीं पड़ता है। एक बात बताऊं, ये गठजोड़ करना ये सब ऊपर लेवल की बात है, और सच्चाई बताया जाए तो कार्यकर्ता इनसे खुश नहीं है कि अजीत पवार को साथ लेके काम करना। हमारा विषय भी ये रहा कि भाई जब सरकार बनी है तो इनकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ हाई कमांड की बात आती है, ऊपर की बात आती है, हम लोग तो ये चाहते नहीं हो, लेकिन फिर भी ऊपर की बातें वो लिए गया, किस कारण से लिया गया, या देश हित की कुछ बातें होंगी, वो सब बातें वो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन दूसरी बात, जैसे थोड़ा सा भी आप ये पूछे कि जो शिवसेना तोड़ी गई, खास करके शिवसेना तोड़ी नहीं गई थी, क्योंकि शिंदे साहब लास्ट तक ये कहते आए, जब वो अपने आमदार लेके गए भी तो भी बोल रहे थे कि केवल उद्धव साहब इस बात को मान लो, आज भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, हम उनके सैनिक बन के रहेंगे, केवल हिंदुत्ववाद जो बाला साहेब ठाकरे का विचार है उस पर जुड़ जाए और उसी की तरह से फिर से भाजपा को आके सपोर्ट करें। हम उनका कभी भी ये ध्येय नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बने। नहीं, मेरा वही तो कहना है ना, बाला साहेब ठाकरे की जो हिंदुत्ववादी सोच थी, अगर उसको लेकर एकनाथ शिंदे अलग हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते, तो आज एनसीपी के साथ क्यों है? मेरा यही सवाल है ना। अजीत पवार को लाया गया कि हमेशा कोई आदमी भ्रष्टाचारी ही रहे, उनको लाया गया मस्त गंगा जी में नहा धुला के स्वच्छ करके, उनका हृदय परिवर्तन किया गया है और भी किया जाएगा। हृदय परिवर्तन से ये थोड़ी ना होता है कि आपके करप्शन मिट जाता है ना, ऐसा होता है तो उसको चांस दिया जाता है ना सुधरने का। 70,000 करोड़ का जो मोदी जी मोदी जी 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हैं करप्शन का, और सिर्फ मन परिवर्तन करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर सिर्फ ऐसे ही मन परिवर्तन होने लगा तो कैसे चलेगा? केस तो वापस नहीं हुआ है, केस तो चल ही रहा है, फिर भी उनको सुधरने का मौका दिया गया है। और अजीत पवार को क्लीन चिट मिल चुकी है, आपको पता है? नहीं, अभी भी केस चल रहा है। आप देखिए केस चल रहा है, उनको ये खाली अफवाह है, क्लीन चिट मिल गया है, कुछ भी नहीं मिला है, वो चल रहा है। चलिए नेताओं की बात है चलिए ये हमारे साथ जी तो हमारे साथ कल्याण के ये मतदार हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और बताई कि किस तरह से महाराष्ट्र का ये जो विधानसभा का
चुनाव है, इसमें किस तरह से मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या सोचकर ये मतदान करने वाले हैं और किस तरह से महाराष्ट्र का ये विधानसभा का चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किस तरह और कहां जो है लहर दौड़ रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।